वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 54 और सेक्शन 54A। तो इससे पहले ये जो भी हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं वो सारे आपके अरेस्ट से रिलेटेड हैं, और अरेस्ट से रिलेटेड हम सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 53A तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में, आपको जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्लेलिस्ट होगी मेक लॉ इजी चैनल में, वो उसके थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन 54 और 54A की तरफ। ये सेक्शन अरेस्ट के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न की बात करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको इससे किसी भी तरह की हेल्प मिलती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 को। तो सेक्शन 54 जो है वो बात करता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो आपको इसमें ना थोड़ा सा सिमिलैरिटी लग रही होगी किसकी तरह, सेक्शन 53 और 53A की तरह, जिसमें आप बात कर रहे थे, जिसमें जो बेयर एक्ट है वो क्या किसके जो एक्यूज पर्सन है या अरेस्टेड पर्सन है उसके एग्जामिनेशन की बात करता है। बट उस केस में क्या है, उस केस में एक्यूज का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो किसके लिए ज़रूरी है, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं, या फिर ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए एक्यूज का एग्जामिनेशन कराया जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। फाइन। यहाँ इस सेक्शन में जो सेक्शन 54 है ये बात कर रहा है आपका एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर जो अरेस्टेड पर्सन का जो एग्जामिनेशन हो रहा है या कराया जाएगा वो किसके लिए है, वो बेसिकली अरेस्टेड पर्सन के राइट और डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए है, या कह सकते हैं कि उसको किसी तरीके का टॉर्चर वगैरह तो नहीं किया गया है पुलिस कस्टडी में, इस चीज़ को देखने के लिए वो एग्जामिनेशन कराया जाता है। फाइन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, दैट इज़ इन सेक्शन 54 ऑफ CRPC। तो सबसे पहले जो ये सेक्शन है ये बात करता है, इट डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन बाय अ मेडिकल ऑफिसर और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो किसी मेडिकल ऑफिसर के ज़रिए या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसके ज़रिए अरेस्टेड पर्सन के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रोविज़न बताता है सेक्शन 54। तो ये जो सेक्शन है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। मतलब अरेस्टेड पर्सन जो है उसकी राइट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ में किसी भी तरीके का जो टॉर्चर है या इल ट्रीटमेंट है पुलिस के ज़रिए या फिर किसी भी अदर अथॉरिटी के ज़रिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई और अथॉरिटी जो है वो आपका अरेस्टेड पर्सन को किसी भी तरीके से टॉर्चर या उसको इल ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करें। फाइन। अब हम ये जो आपको ग्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये है आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज। एग्जैक्ट बेयर एक्ट में क्या लिखा है वो आपका यहाँ पर आपको सामने ग्रीन इटैलिक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, जो सेक्शन 54 का सबसेक्शन 1 है, इसके 2 सबसेक्शंस हैं। सेक्शन 54 का जो सबसेक्शन 1 है ना, वो क्या बात करता है स्पेसिफिकली, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बेयर एक्ट से बताऊंगी और उसके बाद पे मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं। तो बेयर एक्ट पे क्या लिखा है देखिए, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर in service of central or state government, and in case the medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made। तो ये कहता है कि जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको किसी मेडिकल ऑफिसर के ज़रिए, ठीक है ना, एग्जामिन कराया जाना चाहिए। ये मेडिकल ऑफिसर कौन होंगे, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो। फाइन। इन केस द मेडिकल ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है तो ये जो एग्जामिनेशन है वो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो भी कर सकता है। एंड इट शुड बी सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड।
मतलब जब भी आपका अरेस्ट किया जाता है किसी एक्यूज को, उसके तुरंत बाद ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन या फिज़िकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ये प्रोविज़न इस बात की ओर इशारा करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें एक क्लॉज, इस सबसेक्शन में एक क्लॉज भी दे रखा है, ठीक है, या क्लॉज कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं कंडीशन दे रखी है। जो आपको ये दिख रहा है ना, प्रोवाइडेड दैट करके लिखा है, तो ये प्रोवाइडेड दैट वाली जो कंडीशन है वो क्या कहती है, वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज़ अ फीमेल द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल मेडिकल ऑफिसर। तो ये कहता है कि जहाँ पर अरेस्टेड पर्सन जो है ना वो कोई फीमेल है, कौन है, फीमेल है, तो वहाँ पर अगर बॉडी का एग्जामिनेशन करना है तो उस केस में वो किसी फीमेल मेडिकल ऑफिसर या ऑफिसर के ज़रिए या फिर उसके सुपरविजन में किया जाना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी इस केस में या किसी केस में आपका फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो उसमें कोई फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो भी एक्यूज्ड, फीमेल एक्यूज्ड जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि द सेक्शन मैंडेट्स दैट every arrested person must be examined by a medical officer in the service of central or state government or by a registered medical practitioner as soon as possible after the arrest। तो ये कहता है कि ये सेक्शन जो है इस बात को मैंडेटरी करता है कि जब कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो, उसके अरेस्ट के तुरंत बाद उसका मेडिकल ऑफिसर के ज़रिए उसका एग्जामिनेशन, उसका बॉडी एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। फाइन। और ये मेडिकल ऑफिसर कौन होना चाहिए, आपका जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में आपका सर्विस में है। फाइन। पर मान लीजिए कि किसी केस में आपका ये मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी ये एग्जामिनेशन कर सकता है उस एक्यूज्ड पर्सन का। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट if the arrested person is a female, the examination must be done only by or under the supervision of a female medical officer or a female registered medical practitioner। ये पॉइंट वही है जो आपका इसका कंडीशन जो प्रोवाइडेड दैट करके जो कंडीशन लिखी है सब सेक्शन में, वो कहता है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन फीमेल है तो उस केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कोई आपका फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही करेगी या उसके सुपरविजन में कोई आपका पर्सन कर सकता है। फाइन। और मान लीजिए अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उस फीमेल एक्यूज का एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये आपका था किस चीज़ का, सेक्शन 54 के सबसेक्शन 1 और उसके अंदर जो कंडीशन दी गई है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 2 की। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो क्या कहता है, सबसेक्शन 2 जो है आपका सेक्शन 54 का ये कहता है कि द मेडिकल ऑफिसर और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन shall prepare the record of such examination, mentioning therein any injuries or mark of the violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। तो ये आपका सबसेक्शन कहता है कि जब मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है जो अरेस्टेड पर्सन को एग्जामिन कर रहा है, जब उसे एग्जामिन करेगा ना तो उसके साथ साथ में उसको इस एग्जामिनेशन का एक रिकॉर्ड भी प्रिपेयर करना होगा। फाइन। उसे एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होगा और इस रिकॉर्ड में क्या मेंशन किया जाएगा कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसकी बॉडी में कोई इंजरीज़ या किसी भी तरीके के वायलेंस के कोई मार्क्स तो नहीं है उसकी बॉडी में, और उसको इस बात को भी मेंशन करना होगा कि कब ये इंजरीज़ या मार्क्स जो हैं अप्रॉक्सीमेट टाइम की, मतलब कब उसकी बॉडी में बोलते हैं ना कि देखते हैं किसी के शरीर में कोई ज़ख्म है या कोई मार्क है तो कितना पुराना होगा वो, ठीक है, उसका क्या टाइम पीरियड होगा, कितने दिन पहले का है। तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो भी उसकी बॉडी में मार्क या इंजरी हुई है वो पुलिस के अरेस्ट करने के बाद हुई है या उसके अरेस्ट करने से पहले की वो अवेलेबल थी। फाइन।
तो ये है आपका बेयर एक्ट के हिसाब से। अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हम, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, द सब सेक्शन requires that medical officer or the registered medical practitioner who examines the arrested person must prepare a record of examination mentioning any injuries or marks of violence on the person and the approximate time when they were inflicted। तो ये सब सेक्शन क्या कहता है, ये सब सेक्शन कहता है आपका कि मेडिकल ऑफिसर, जो मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ आपको लिखनी है, बस उसकी वर्डिंग आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो वर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि जो भी मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो एग्जामिन कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को, उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है ना, मस्ट प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना चाहिए, एक रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है उसका एक रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड में क्या मेंशन करेंगे, वो कोई भी किसी भी तरीके की इंजरी या वायलेंस के जो मार्क्स हो गए पर्सन के ऊपर ना, उसको उसे रिकॉर्ड करना है। और साथ ही साथ में अप्रॉक्सीमेट टाइम भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कब वो मार्क्स आपके उसकी बॉडी में मतलब कितने टाइम से प्रेजेंट है, ये उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को, या फिर हम कह सकते हैं मेडिकल ऑफिसर को। सॉरी, इस ये जो आपका सब सेक्शन ये जो सेक्शन है सेक्शन 54 ऑफ CRPC, इसके 3 सब सेक्शन है। तो मैं आपके ऑलरेडी 2 तो डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें जो तीसरा आपका क्या कहता है, उसको हम पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज से देख लेते हैं। ये कहता है कि वेयर एन एग्जामिनेशन इज़ मेड अंडर सबसेक्शन 1, जहाँ पर एग्जामिनेशन सबसेक्शन 1 के हिसाब से किया जा रहा है, वहाँ पर अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ पर एग्जामिनेशन एक्यूज पर्सन का सबसेक्शन 1 के अंडर किया गया है, वहाँ पर सबसेक्शन 2 में कहा गया था कि उसको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि अब ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट जो है ये सबसेक्शन इस बात को कहता है कि जो रिकॉर्ड या जो भी रिपोर्ट आपका मेडिकल ऑफिसर या आपका जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो भी रिपोर्ट बनाएगा या रिकॉर्ड बनाएगा, उसकी एक कॉपी जो है वो किसको देगा, अरेस्टेड पर्सन को देगा, या फिर जो भी पर्सन नॉमिनेटेड किया गया है किसके ज़रिए, अरेस्टेड पर्सन के ज़रिए, उसको प्रोवाइड करेगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, देखिए इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है आपका कि दिस सबसेक्शन फर्दर रिक्वायर्स दैट, क्या रिक्वायर करता है ये सबसेक्शन, क्या मतलब क्या ऑब्लिगेशन डाल रहा है आपका, ये ऑब्लिगेशन डालता है कि अ कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब जो भी आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसकी जो कॉपी है वो आपका मस्ट बी गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन। वो किसको दी जानी चाहिए, अरेस्टेड पर्सन को दी जानी चाहिए, या फिर जो पर्सन अरेस्टेड पर्सन नॉमिनेट करेगा उस पर्सन को दी जानी चाहिए। मतलब एक जो उसकी बॉडी का जो भी एग्जामिनेशन है उसकी कॉपी, एक कॉपी उसके पास भी होनी चाहिए, या उसके जो भी डेलीगेट्स हैं उनके पास में होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट इंटरप्रिटेशन आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट इंटरप्रिटेशन पूरे सेक्शन का आप लिखेंगे कि एवरी अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय अ गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड डॉक्टर सून आफ्टर द अरेस्ट। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज कि if the arrested person is a woman, the examination must be done by और under a woman doctor। अगर आपका arrested person woman है तो उसका एग्जामिनेशन जो है वो कौन करेगा, उसका एग्जामिनेशन जो है उसका एग्जामिनेशन कोई वुमेन डॉक्टर या बोलते हैं फीमेल डॉक्टर आपकी करेगी। द डॉक्टर मस्ट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एनी इंजरीज और मार्क्स ऑन द अरेस्टेड पर्सन एंड देयर पॉसिबल टाइम ऑफ अकरेंस। तो ये आपका जो सबसेक्शन 2 जो बात कहता है वो बात यहाँ पर लिखी है कि रिकॉर्ड, डॉक्टर जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा किस चीज़ का, कि पर्सन की जो बॉडी है उसमें आपके, तो डॉक्टर ये रिकॉर्ड जो है उसको मतलब एक रिपोर्ट बनाएगी, उसमें रिकॉर्ड करेंगी कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में किसी तरीके की इंजरी या मार्क तो नहीं है, और उसका पॉसिबल टाइम ऑफ अकरेंस भी नोट करेंगे। फिर सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि इसकी जो इस रिपोर्ट की कॉपी है वो अरेस्टेड पर्सन को भी मिलनी चाहिए, है ना, या फिर उसका जो नॉमिनी होगा ना उसको प्रोवाइड करानी ज़रूरी है। तो द अरेस्टेड पर्सन और द नॉमिनी मस्ट गेट अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट।
तो ये सेक्शन 54 जो था उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 54A की। फाइन। तो सेक्शन 54A जो है वो बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, मतलब जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसके आइडेंटिफिकेशन की बात कहता है। तो ये जो सेक्शन है वो आपका एक्सप्लेन करता है कि हाउ अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड फॉर अ क्राइम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अदर पीपल हु मे हैव विटनेस द क्राइम और नो द सस्पेक्ट। तो ये जो आपका सेक्शन है वो आपका किस बात के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा कि जो पर्सन आपका अरेस्ट किया गया है किसी क्राइम के लिए उसको किस तरीके से उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन उसका ज़रूरी है या फिर नहीं है। नाउ अब यहाँ पर जो ये आपको ग्रीन इटैलिक्स में दिख रहा है ये आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। तो पहले हम इसको बेयर एक्ट से समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो बेयर एक्ट के हिसाब से क्या है आपका कि वेयर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय अदर पर्सन और persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense। तो ये कहता है कि जहाँ पर, पहले इसको इतने को समझ लेते हैं हम, ये कहता है कि जहाँ पर अगर किसी पर्सन जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है ना, जिसके ऊपर चार्ज है किसी ऑफेंस को कमिट करने का, अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए उस पर्सन का जो आइडेंटिफिकेशन है दूसरे पर्सन या फिर दूसरे पर्सन्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा लोगों के ज़रिए उसका आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए ज़रूरी है उस ऑफेंस से रिलेटेड, तब इस केस में क्या होगा कि जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर है उसका या कह सकते हैं हम कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी रिक्वेस्ट पे वो कोर्ट से, या कह सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट पे, या कह सकते हैं कि वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाए या आइडेंटिफिकेशन उसका कराया जाए दूसरे पर्सन के ज़रिए। अब ये कोर्ट तय करेगी कि उस जो आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट डिस्कस कराएगी, कोर्ट आपका कोर्ट प्रोवाइड कराएगी, और जैसा भी कोर्ट को इस ऑफेंस से रिलेटेड ठीक लगेगा वो उसी तरीके से उसका आइडेंटिफिकेशन परेड करा सकती है। तो ये तो था जनरल हम जो बेयर एक्ट के हिसाब से समझा है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है? It states that when a person is arrested on a charge of committing an offense, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है किसी ऑफेंस को कमिट करने के चार्ज के लिए, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है हु इज़ इन चार्ज ऑफ द केस, उस केस में जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, मतलब जो उस केस का ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, वो कोर्ट को कह सकता है कि कोर्ट ये ऑर्डर करे कि अरेस्टेड पर्सन जो है ना, अरेस्टेड पर्सन है उसका आइडेंटिफिकेशन परेड या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कराया जाना है एक या एक से ज़्यादा पीपल से जो कि उसे रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है ना, जो कि उसे रिकॉग्नाइज कर सकें। अब ये इफ़ द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी, पर ये कब कराया जाना चाहिए कि जब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो नेसेसरी हो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज द कोर्ट कैन डिसाइड हाउ द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस विल बी डन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमटेंसेस ऑफ द केस। तो यहाँ पर जो कोर्ट है ना वो आपका ये डिसाइड करेगा कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से किया जाना है, और ये किस बात पे डिपेंड करेगा, जो केस होगा उसके जो भी सर्कमटेंसेस होंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपको इसको आगे देख लेते हैं। इसमें आपकी दो कंडीशंस दे रखी हैं। तो पहली कंडीशंस इसमें क्या लिखी है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज़ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, कि अगर वो पर्सन जो किसी अरेस्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाला है
वो अगर फिजिकली या मेंटली आपका डिसेबल्ड है, such process of identification shall take place under the supervision of judicial magistrate, who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with. तो ये आपका ये जो आपका कंडीशन है वो क्या कहती है कि अगर मान लीजिए जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है ना, एक्यूज को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो किसी भी तरीके से आपका मेंटली या फिजिकली आपका डिसेबल्ड है, तो उस केस में जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा ना, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होना चाहिए। और साथ ही साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए यह इंश्योर करने के लिए कि जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है उसके साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए वो मेथड यूज़ किया जाए जिस मेथड में आपका आइडेंटिफाइंग पर्सन जो है वो आपका कंफर्टेबल हो। फाइन, इसको कैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ए है, ये पर्सन है जो कि आइडेंटिफाई करेगा बी को। बी कौन है? आपका एक्यूज पर्सन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका ए जो है वो फिजिकली या फिर मान लीजिए मेंटली किसी डिसेबल्ड है, तो इस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके सुपरविजन में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा। और साथ ही साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस बात को भी इंश्योर करेगा कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आपका जो पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर रहा है ना, जैसे ए इसमें आपका आइडेंटिफाई करेगा, वो आपका कंफर्टेबल हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? इफ़ द पर्सन हु इज़ आइडेंटिफाइंग द अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वही बात जो मैंने आपको उसमें कही, उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि पर्सन जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को, वो अगर मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो होगा वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए किसके ज़रिए? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ज़रिए, जो ये इंश्योर करेगा दैट द पर्सन कैन आइडेंटिफाई द अरेस्टेड पर्सन इन अ वे दैट इज़ कंफर्टेबल एंड सूटेबल फॉर हिम और हर। मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये बात को भी इंश्योर करेगा कि पर्सन जो आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को, वो आपका अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकता है जिस तरीके से वो कंफर्टेबल हो करने में। इसमें एक और कंडीशन क्या दे रखी है? प्रोवाइडेड फर्दर, इसमें और क्या चीज़ कंडीशन डाल दी इन्होंने कि दैट इफ़ अ पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज़ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ्ड। तो ये क्या कह रहा है? ये आपका इस बात की तरफ इस बात को कहता है कि जो बात इन्होंने आपका कंडीशन 1 में डाली थी ना, मतलब पहली वाली कंडीशन में डाला था कि अगर आपका पर्सन जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसी एक्यूज को, वो फिजिकली और मेंटली आपका डिसेबल्ड है, तो उस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके सुपरविजन में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा। ये एक स्टेप आगे होके क्या कहता है? वही बात कह रहा है कि अगर आपका जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो फिजिकली या फिर मेंटली आपका डिसेबल्ड है, तो उस केस में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर सुपरविजन में होने के साथ साथ में उसमें और क्या होना चाहिए? उसको आपको वीडियोग्राफ भी करना चाहिए, मतलब उसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए। तो इफ़ इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? इफ़ द पर्सन हु इज़ आइडेंटिफाइंग द अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन वीडियो। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है? उसको रिकॉर्ड करना चाहिए वीडियो में। तो ये था हमारा सेक्शन 54 और सेक्शन 54A कंप्लीट। अब शॉर्ट में सेक्शन 54A का, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बताया था ना सेक्शन 54 का, उसी तरीके से इन शॉर्ट आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं किसका? सेक्शन 54A का। वो क्या होगा आपका? किसका पहला पॉइंट होगा कि इट इज़ अ प्रोविजन दैट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन हु मे हैव विटनेस द ऑफेंस और हैव सम नॉलेज अबाउट इट। तो ये आपका जो अरेस्टेड पर्सन है उसके आइडेंटिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसको अलाउ करता है ये प्रोविज़न। द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोविज़न इज़ टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस एंड टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज। तो इसका पर्पज़ क्या है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना और साथ ही साथ में आपका जो आपका एक्यूज पर्सन है ना, उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना।
द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट विच में डिसाइड द मैनर एंड मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है ना वो सिर्फ कोर्ट की डायरेक्शंस, मतलब अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो ही आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किसी एक्यूज पर्सन का कराया जा सकता है, और कोर्ट ही ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके, क्या मतलब मैनर और क्या मेथड आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होना है। द कोर्ट में ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट जो है वो आपका किस बात का ध्यान रखेगा, और कि जो पर्सन आपका आइडेंटिफाई कर रहा है ना एक्यूज़ को या अरेस्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी कुछ अगर स्पेशल नीड्स है, स्पेशल नीड्स मतलब जैसे हमने बात करा कि फिजिकल और मेंटल अगर डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो उस केस में कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के दौरान वो पर्सन जो है किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल ना हो। If they are physically or mentally disabled, and ensure that they are comfortable and supervised by judicial magistrate. And the identification process may also be videographed in such cases. तो ये जो दोनों मैंने आपके लास्ट के जो पॉइंट्स बताए हैं ना, ये दोनों पॉइंट आपके जो कंडीशन पहली और दूसरी कंडीशन में प्रोवाइड फॉर द डेट में लिखा था ना, वही ये बात कह रहा है। तो ये हमारा ना कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है किसका, सेक्शन 54A का भी और सेक्शन 54 ऑफ दी CRPC का। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका प्रोविज़न है ना, ये प्रोविज़न आपका ऐड किया गया था ये आपका ऐड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे और आपको आपकी स्टडीज़ में इससे हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।